प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन की न्यूक्लियर फिजिक्स और आज एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, वो है रेंज एंड स्ट्रैगलिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। प्यारे बच्चों, आज जिन क्वेश्चंस के आंसर इस लेक्चर में मिलने वाले हैं, चलिए मैं आपको पहले वही बता देता हूं। हम जानेंगे व्हाट इज रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, on what factor the range of alpha particle depends, what is the expression of range of alpha particle, why the range of the alpha particles is different for different alpha particles, what do you mean by this straggling, and experimental study of range of alpha particle। यानी कि तमाम क्वेश्चंस जो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल से संबंधित है, ना सिर्फ आज आप उन्हें समझेंगे बल्कि अपने नोट्स भी बना पाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस के आंसर्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम, और बहुत ही एक इजी लैंग्वेज में हम समझेंगे, नोन से अननोन की तरफ जाएंगे। पहले मैं आपको समझाऊंगा और फिर आप उसको हम यह लिखेंगे भी, ताकि आपको पता चल सके कि पेपर में हम लोग कैसे लिखते हैं। हालांकि नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये रेंज क्या होती है। जरा इसका मीनिंग समझे प्यारे बच्चों। सपोज कीजिए ये कोई हमारे पास मटेरियल है, कोई मटेरियल है, गैस है इसके अंदर या कोई भी मटेरियल है। अब क्या होता है कि जब कोई अल्फा पार्टिकल इस पर इंसिडेंट होता है, अल्फा पार्टिकल आप जानते हैं ना, 2 हीलियम 4 न्यूक्लियाई है, ये हैवी एलिमेंट है और इसका इंटरेक्शन इस एलिमेंट के साथ कैसे होता हुआ हम देखेंगे। रेंज का मतलब हम लोग समझना चाह रहे हैं। यहां पर आपने देखा होगा कि किसी मिसाइल की रेंज क्या हो सकती है। रेंज का मतलब है मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच दैट मिसाइल कैन गो। और वही बात हम यहां पर हैं कि जैसे एक बुलेट है, बड़ी तेजी से उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, वेलोसिटी होती है, और वो तेजी से किसी मीडियम में जाती है, तो वहां पर धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी और वो रेस्ट में आ जाएगी, यानी अपनी पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी, या यूं कहिए कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है बिफोर लूजिंग इंटायर काइनेटिक एनर्जी, या बिफोर कमिंग एट रेस्ट, दैट मैक्सिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज। ये रेंज की जनरल डेफिनेशन है। बिल्कुल वही चीज तो अब यहां पर लागू है। मैंने कहा था ना हमें रटना नहीं है, तो अब हमें पता चल गया कि रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होती है। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए अल्फा पार्टिकल बिफोर लूजिंग इट्स इंटायर काइनेटिक एनर्जी और बिफोर कमिंग एट रेस्ट। इट इज डिनोटेड बाई आर। ये देखिए यहां से चला और यहां से इसने इतनी डिस्टेंस कवर करके यहां पर इसकी वेलोसिटी और काइनेटिक जीरो हो गई, इसका मतलब हुआ ये इसकी रेंज हो गई है। अब हमें पता चल गया कि रेंज क्या होती है। मैं लिख भी लेता हूं, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज द मैक्सिमम डिस्टेंस travel by it before losing its entire kinetic energy, or it is the maximum distance traveled by an alpha particle before coming at rest is called range। यही है रेंज। इट इज डिनोटेड बाई आर, इसे हम आर से लिखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए जब कोई अल्फा पार्टिकल किसी मीडियम में, चाहे वो गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, एंटर करती है, तो ये अपनी एनर्जी जो है ये कहां दे देता है। ये देखिए हम जानते हैं ये एटम्स हैं इसके मीडियम के, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब ये अल्फा पार्टिकल इनसे इसमें एंटर करता है तो ये अपनी कुछ एनर्जी इनको दे देता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, जिसे हम एक्साइटेशन कहते हैं।
या फिर ये इसमें से बाहर भी निकल जाते हैं, जिसे हम आयनाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को इन मीडियम के जो एटम्स हैं, इनको एक्साइटेशन में या फिर आयनाइजेशन के रूप में अपनी एनर्जी को लूज करता है, अपनी एनर्जी को इनको दे देता है। अब दिक्कत यहां यह है कि एक सवाल पूछा जाता है कि क्या सभी अल्फा पार्टिकल्स की जो रेंज होती है वो बराबर होती है? नहीं, बराबर नहीं होती। देखिए क्या होता है, इसका कारण क्या है भाई। बराबर तो तब होना जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अब मैं ये कहूं कि भाई मैं आपको बराबर पढ़ा रहा हूं, तो क्या आप सबकी स्कोरिंग बराबर होगी? क्या सबके नंबर बराबर आएंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? आप यही तो कहेंगे, नो सर बराबर नहीं होंगे। तो फिर इसका क्या कारण है? क्या आप मुझे कारण बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। आप कहेंगे सर हमारे सबकी जो परिस्थितियां हैं घर की वो अलग अलग है। यानी कि जो डिफरेंट अल्फा पार्टिकल्स किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से पैदा होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होती, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। तो फिर रेंज भला बराबर कैसे हो सकती है? दूसरी ये है कि आप जो पढ़ाई में कितना ध्यान लगा रहे हैं, कंसंट्रेशन कितनी कर रहे हैं, उस पर भी निर्भर करती है कि आपने पढ़ाई पर कितना ध्यान लगाया। सब बराबर नहीं लगा रहे हैं, अलग अलग लगा रहे हैं, इसीलिए आपके मार्क्स में भी अंतर आ जाता है। वही बात यहां पर आ रही है कि सभी अल्फा पार्टिकल्स की जो रेंज होती है वो डिफरेंट होती है। उसका कारण यह है, तो डिफरेंट जो अल्फा पार्टिकल्स हमारे आ रहे हैं, उनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है, उनकी जो वेलोसिटी होती है वो अलग अलग होती है, जो एनर्जी एक्साइटेशन और आयनाइजेशन में यूज होती है वो भी अलग अलग होती है। इन्हीं कारणों की वजह से जो रेंज होती है अल्फा पार्टिकल की वो अलग अलग होती है। और आप इसको, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑन व्हाट फैक्टर द रेंज ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स, तो आप यही कहेंगे इट डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स emitted from the radioactive source. Second, velocity of the alpha particle. Third, the nature of the medium in which the alpha particle lose its kinetic energy in the form of excitation or ionization. चलिए मैं लिख देता हूं, because the initial velocity and hence kinetic energy of alpha particle is different for different alpha particles. मतलब जो डिफरेंट पार्टिकल्स किसी सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से पैदा हो रहे हैं, रेडियो एक्टिव मेटेरियल से पैदा हो रहे हैं, उनकी वेलोसिटी और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए रेंज अलग हो सकती है। दूसरा कारण है आल्सो द एनर्जी lost by alpha particle in ionization and excitation। जो मैंने बताया ना, मैं बस वो लिख रहा हूं। and excitation is different। so और यही कारण है, so there occur the fluctuations in the range of the alpha particles। मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स है वो सबकी अलग अलग आती है, उसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं, जिसे हम रेंज स्ट्रैगलिंग कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें पता चल गया कि व्हाट इज रेंज स्ट्रैगलिंग या व्हाट इज द स्ट्रैगलिंग, और वही चीज लिखा हूं। सो देयर occurs the statistical fluctuations in range of alpha particle, और इसे ही क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड रेंज स्ट्रैगलिंग। आपसे पूछा ना भी ये स्ट्रैगलिंग क्या होता है, ये यही है कि जो डिफरेंट अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनकी रेंज में वेरिएशन रहता है, अलग अलग रहती है, फ्लक्चुएशंस रहता है, मतलब सबकी बराबर नहीं होती है, उसे ही हम कहते हैं रेंज स्ट्रैगलिंग। इट इज कॉल्ड रेंज स्ट्रैगलिंग।
अरे बच्चों देखिए, इस तरह से हमें पता चल गया कि रेंज क्या होती है पहले तो, इसके बाद और रेंज स्ट्रैगलिंग के बारे में भी हमें आइडिया हो गया है। इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, हम थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड और लिक्विड में लगभग किस ऑर्डर की होती हैं। लिक्विड्स, द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल हैविंग एनर्जी, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं मान लो उनकी एनर्जी हम कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये उनकी इनिशियल जो एनर्जी है वो हम बात कर रहे हैं। इज वो रेंज कितनी होती है, इज अबाउट 10 की पावर -3 मिलीमीटर, इतनी होती है। ये सॉलिड और लिक्विड्स में होती हैं। जब आपसे कोई मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे कि सॉलिड लिक्विड में किस ऑर्डर की होती है तो फिर आप इसका आंसर देंगे। अब मैं गैसेस की बात करें तो इन गैसेस द रेंज इज अप्रोक्सीमेटली एक सेंटीमीटर तक होती है, लगभग कुछ सेंटीमीटर इसकी ये रेंज होती है। अब सवाल होता है कि हम रेंज का कोई एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहें तो कैसे लेंगे। द रेंज ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज गिवन बाय, कितनी होती है कि शुरू में कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है और बाद में कितनी हो जाती है, जीरो। जैसे किसी मेटेरियल में वो एंटर किया, अल्फा पार्टिकल गया किसी मीडियम में, अपनी एनर्जी उनके एटम्स को दे दी, वहां एक्साइटेशन हो गया, आयोनाइजेशन हो गया, लेकिन अपनी एनर्जी को लूज करता हुआ और खुद की एनर्जी जब जीरो हो जाएगी तो कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक, उसी तो रेंज कहते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा वो मैं लिख देता हूं। द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज गिवन बाय, प्यारे बच्चों इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, मैंने पहले कहा था इसको हम आर से लिखते हैं। शुरू में हम मान लेते हैं कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसी अल्फा पार्टिकल की वो ई आई है, और बाद में कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये रेंज होती है प्यारे बच्चों, इसको मैं डी एक्स मान लो, एक्स एक्सिस की तरफ हो जा रहा है ये रेंज। अभी हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, मैं इसको -DE से मल्टीप्लाई और -DE से ही डिवाइड कर देता हूं, आप देखना जरा यहां पे। तो फिर हमारी ये रेंज कितनी हो जाएगी, द रेंज इज गिवन बाय, यहां से देखिए इसको हमने कर सकते हैं ना, किसी चीज को -DE से मल्टीप्लाई -DE से ही हमने डिवाइड कर दिया है, तो फिर ये कितना आ गया है, इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, वही चीज मैं लिख रहा हूं। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की, क्योंकि वो तो जीरो हो जानी है। और ये माइनस साइन भी मैं यहां ले लेता हूं, एक माइनस साइन मैंने यहां ले लिया है, और ये देखिए DE, और नीचे लिख रहा हूं मैं DE बाई DX, और एक नेगेटिव साइन भी है, ये मैंने लिख दिया है यहां पर। आप देखिए ये जो dx था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए नीचे आ गया है, इस नेगेटिव साइन को मैंने बाहर ले लिया है। इसको मैं और भी लिख सकता हूं, अगर हम इस माइनस साइन को भी खत्म कर दें तो इसकी लिमिट्स को उल्टा कर देते हैं, रिवर्ट कर देते हैं। आप इसको इस तरह से लिखते हैं 0 to EI एंड इट इज इक्वल टू DE डिवाइडेड बाई DE बाई DX माइनस, ये देखिए ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया है। और यहां पर ये सारी बातें आपको बता चुका हूं मैं, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, क्या है यहां पर, वेयर EI इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये है प्यारे बच्चे, और ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अच्छा ये तो हमें थोड़ा आइडिया लग गया, अब हम इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी कहते हैं जिसमें रेंज भी आ जाएगी, कैसे हम उसे मेजर करेंगे और फिर उसकी स्ट्रगलिंग, वो उसका भी उसी जो रिजल्ट्स आएंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी के उससे पता चलेगा। यानी कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी। स्टडी ऑफ रेंज ऑफ द अल्फा पार्टिकल। मैंने कहा था ना एक एक करके आपको सभी क्वेश्चंस के जवाब बिल्कुल ना सिर्फ मैं समझाऊंगा बल्कि एग्जाम में कैसे लिखना मैं वो भी बताऊंगा, ताकि आप 100% स्कोरिंग अपनी उस टॉपिक पर कर सके। और ऐसे तमाम टॉपिक्स जो है आपके सिलेबस से संबंधित मैं आपको समझाने वाला हूं, इसलिए
आप इन दोनों चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर लीजिए। चलिए, WH ब्रैग, प्यारे बच्चों, साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की रेंज को मेजर करने के लिए आयोनाइजेशन चैम्बर का यूज किया। यूज द आयोनाइजेशन चैम्बर टू मेजर द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज एज shown. सेटअप इज एज shown. सर बच्चों, देखिए उन्होंने क्या क्या उसमें यूज किया, वो कौन सा सेटअप, उन्हें क्या क्या अपरेटस उन्होंने यूज किए, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये देखिए, सबसे पहले एक लेड कैविटी है। आप जानते हैं कि लेड जो है वो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं, रेज होती है अल्फा बीटा गामा, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। ये काफी नुकसानदायक होती हैं, इसलिए इन्हें लेड कैविटी में रखा जाता है। ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं, मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा, ये लेड कैविटी है। आप मेरे साथ डायग्राम बनाते जाएं, समझ में जरूर आ जाएगा, बस मेरे साथ पेन कॉपी लेके लिखते जरूर जाए। कोई ऐसा जादू नहीं है कि आप सिर्फ देखें और जल्दी जल्दी से आगे बढ़ जाएं और आपको कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं। मेरे साथ साथ पेन कॉपी लीजिए, लिखिए, बनाइए, सब कुछ समझ में आएगा। ये देखिए, यहां पर हमने रख दिया है, ये है रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये। और यहां पर एक लेड, प्यारे बच्चों ये देखिए, यहां पर जो है एक लेड स्लिट और लगाई जाती है। मैं अभी आपको बताऊंगा, ये लेड स्लिट है। क्या है ये लेड स्लिट है। ये इसलिए है कि यहां से जो अल्फा पार्टिकल्स पैदा होंगे, ये देखिए, ये उनको, क्योंकि एक नैरो बीम बनाने के लिए इसका यूज किया जाए, तो इधर इधर जो भी अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, ये उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो सीधे अल्फा पार्टिकल्स इधर जाएंगे बहुत ही फाइन बीम के रूप में, वो अल्फा पार्टिकल्स को ये जाने देगा। यानी कि दिस नैरो लेड स्लिट यूज टू मेक दिस बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स नैरो। अब आते हैं हम हमारे उस आयोनाइजेशन चैम्बर की तरफ। तो ये देखिए, उसमें एक मेटेलिक गेज होती है, ये है मेटेलिक गेज, जिसको मैं जी से लिख देता हूं। ये क्या है, मेटेलिक गेज, जी से लिख दिया मैंने इसको, ये। और आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक प्लेट होती है, ये तो जी हो गया है, और यहां पर एक प्लेट है, प्यारे, ये प्लेट है, मेटल की ही प्लेट है। और यहां पर हम जो है एक स्विच भी लगा देते हैं यहां पर, और एक बैटरी लगी हुई है यहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है इन दो प्लेट्स के बीच में। ये जो आप देख रहे हैं मेटेलिक गेज और प्लेट, ये कुछ सूटेबल डिस्टेंस पर रखी जाती हैं, इस तरीके से। ये पोटेंशियल डिफरेंस भी इनके बीच में लगाया गया है। और यहां पर फिर एक इलेक्ट्रोमीटर, इसका यूज मैं अभी आपको बताऊंगा। ये इलेक्ट्रोमीटर है, और उसके बाद ये देखिए, यहां पर हाई टेंशन बैटरी जो है, हाई टेंशन बैटरी है, उसे लगाई गई है। ये हाई टेंशन बैटरी है, बहुत हाई वोल्टेज है, और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से, और इसको नीचे अर्थ से टच कर दिया गया है, ये अर्थिंग है। और आप देख रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर सूटेबल डिस्टेंस, और ये पूरा जो हमारा आयोनाइजेशन चैम्बर है, ये वैक्यूम ग्लास की ट्यूब में होता है। चलिए मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि इसमें देयर इज ए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स व्हिच इज प्लेस्ड इन ए लेड कैविटी। लेड स्लिट इज यूज्ड टू मेक these alpha particle beam narrow, and this is the ionization chamber having two plates
metallic gauge and plate P, which are kept at very suitable distance from each other, and high tension battery is applied here to apply the potential difference between these two plates and the metal gauge. तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम इसकी वर्किंग को देख लेते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको वर्किंग समझा देता हूं यहां पर कि दी अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स emit and enter in this ionization chamber and produce the ionization current, or you can say specific ionization. क्या होती है वो? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट पाथ लेंथ, that is called specific ionization कहिए या ionization current. And this ionization current is measured by this electrometer. ये क्या है? ये इलेक्ट्रोमीटर है। Then we plot a graph between the ionization current कहिए या फिर specific ionization and the distance from the source. उन दोनों के बीच में ग्राफ कैसा आता है वो प्लॉट करेंगे। पहले जो मैंने बताया है ना, ये लिख लीजिए, फिर भूल जाएंगे आप लोग कि इसमें क्या मैंने बताया है। क्या वर्किंग में हम इसी तरह लिखेंगे, दी अल्फा पार्टिकल्स emitted from source of alpha particles enter in ionization chamber. It produces ionization current or specific ionization. Specific ionization का मतलब भी मैं यहां बता देता हूं, the number of ions per unit path length, and it is measured by the electrometer. ये जो आयोनाइजेशन करंट है या यूं कहिए स्पेसिफिक आयोनाइजेशन है, इट इज मेजर्ड बाय द इलेक्ट्रोमीटर। ये इलेक्ट्रोमीटर उसको मेजर करता रहता है। measured by electrometer. Now we plot a graph between the ionization current or specific ionization and the distance from the source of alpha particle. The graph between the ionization current या फिर आप कह सकते हैं specific ionization and distance from source of alpha particle is as shown. ये कैसा आएगा? उस ग्राफ को प्यारे बच्चों हम यहां प्लॉट कर लेते हैं। पहले ये बात समझ में आ गई होगी, मैंने बता ही दिया है, कोई बहुत मुश्किल है नहीं। सबसे पहले जब जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जो इस सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से पैदा होते हैं और आयनाइजेशन चैम्बर में वो एंटर कर जाते हैं, और यहां जाते ही क्या होता है कि यहां आयंस पैदा होते हैं और उन आयंस को ये काउंट कर लेता है, ये मेजर कर लेता है हमारा इलेक्ट्रोमीटर, जिसको हम आयनाइजेशन करंट भी कहेंगे या जिसे हम स्पेसिफिक आयनाइजेशन भी करें, आयंस प्रोड्यूस्ड पर यूनिट पाथ लेंथ। When we plot a graph between the ionization current and the distance from the source of alpha particle, the nature of the graph is as shown. उसको हम प्लॉट करेंगे और फिर उसे एक्सप्लेन भी करेंगे। आप बस एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम एक तरफ तो क्या ले लेते हैं, स्पेसिफिक आयनाइजेशन, अर्बिट्ररी यूनिट ले रहे हैं कोई भी, और इधर हम ले रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम दी सोर्स। एंड जो ग्राफ कैसा आता है वो देख लीजिए प्यारे बच्चों। यहां पर
ये जिसके बारे में हम लिखेंगे भी, एक्सप्लेन भी करेंगे। पहले आप एक ग्राफ खींच लीजिए। सी और फिर ये डी। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहां पर आपको एक क्लियर कट ग्राफ दिखाई दे रहा है जो इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी के रिजल्ट्स को शो कर रहा है। इट इज द ग्राफ बिटवीन द स्पेसिफिक आयोनाइजेशन एंड द डिस्टेंस ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द सोर्स। द नेचर ऑफ द ग्राफ इज एज शोन, ये मैंने पहले बताया। अब इससे जो पॉइंट्स हम नोट कर रहे हैं वो देखिए। सबसे पहले देखिए, जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो हमारी ये जो स्पेसिफिक आयोनाइजेशन है ये स्लोली इंक्रीज करती है। शुरू में धीरे धीरे इंक्रीज करती है और फिर रैपिडली इंक्रीज करती है और मैक्सिमम हो जाती है डिस्टेंस के बढ़ाने पर। और जब मैक्सिमम के बाद एकदम शार्पली डिक्रीज करती है, यहां से ये देखिए। और उसके बाद ये धीरे धीरे यहां से एक कर्व हमें दिखाई दे रही है और ये डिस्टेंस के बढ़ने से जो स्पेसिफिक आयोनाइजेशन यहां जाकर के ये जीरो हो जाती है। और ये जो पोर्शन है ना, ये कर्व, यही रेंज स्ट्रैगलिंग को शो कर रहा है, क्योंकि यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, किसी की यहां, किसी की अलग अलग होती है। और ये जो ओडी है ना, इट इज द रेंज ऑफ द अल्फा पार्टिकल। मैं लिख देता हूं जो बातें हैं, इससे जो चीज हम नोट कर रहे हैं ना, हम उन्हें ही लिख रहे हैं, बस रटना तो हमें है ही नहीं। वी नोट दैट the specific ionization increases slowly initially, increases slowly, पहले कम होती है, एंड देन रैपिडली विद इंक्रीज ऑफ द डिस्टेंस। एंड देन पहले तो धीरे ही इंक्रीज हो रही है, लेकिन देन increases rapidly and becomes maximum with increase the distance. Distance from source. फिर प्यारे बच्चों देखिए उसके बाद क्या करते हैं, यहां पे मैक्सिमम हो गए। नाउ द स्पेसिफिक ionization or ionization current rapidly decreases. Now it rapidly decreases, sharply decreases with the distance. जो चीज हम यहां देख रहे हैं हम उसी के बारे में लिख रहे हैं। दिस रेंज ओडी इज द रेंज ऑफ द अल्फा पार्टिकल। हियर ओडी इज द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। एक और पॉइंट आप देख रहे हैं, द कर्व CD shows the range straggling और फ्लक्चुएशंस। ये सब के बराबर नहीं होती, ये देखिए कहीं अलग कुछ होती है। ये जो कर्व आ रहा है, द कर्व CD shows the range straggling और फ्लक्चुएशंस इन द रेंज ऑफ द डिफरेंट अल्फा पार्टिकल्स। और प्यारे बच्चों ये बात मैंने बता ही दी है पहले ही, भाई ये फ्लक्चुएशंस क्यों आते हैं, इनके दो तीन कारण मैंने आपको बताए थे। पहला कारण तो यही है कि द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी व्हिच आर इमिटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज नॉट सेम फॉर ऑल अल्फा पार्टिकल्स। भाई जितने भी पैदा हो रहे हैं सबके बराबर है ही नहीं है, तो फिर रेंज सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, तो फिर वो उनकी रेंज भी अलग अलग होगी। जो ज्यादा ताकतवर है वो थोड़ा ज्यादा आगे तक जा पाएगा, जो कम ताकतवर है जिसकी एनर्जी कम है वो कम जा पाएगा, तो इसलिए रेंज डिफरेंट होगी। दूसरी, द एनर्जी लॉस्ट बाय द अल्फा पार्टिकल इन आयोनाइजेशन और एक्साइटेशन इज आल्सो डिफरेंट।
That is why the range is different for the different particles, and it is called the fluctuations or statistical fluctuations in the range, and that is called range straggling of the alpha particles. अब प्यारे बच्चों एक स्क्रीनशॉट आप और लीजिए, फिर मैं कुछ एक्सप्रेशंस आपको बताता हूं जो जिनकी डेरिवेशन आपके सिलेबस से बाहर है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए। रेंज एनर्जी relationship of alpha particle. The alpha particle is given by, ये वाला फार्मूला आप याद रखना, EI डिवाइड इसकी पावर होती है 3/2। इस कांस्टेंट की अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज रख दें तो 0.00318 EI और पावर 3/2, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। यहां पर ये जो EI है, ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, वेयर EI इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखिए कितनी, और ये एक स्पेशल लॉ है, ये जिसे हम गीगर लॉ कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लॉ है विच गिव द relationship between the range and the energy of the alpha particle. It is called Geiger law। कई बार पूछ ले भाई ये है, इसमें जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, इट इज कॉल्ड गीगर लॉ। अच्छा एक और बात प्यारे बच्चों, कि जो अल्फा पार्टिकल की रेंज है सॉलिड में अलग होती है, लिक्विड्स में अलग होती है, गैसेस में होती है, क्या ऐसा कोई रिलेशनशिप है जो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन सॉलिड्स एंड रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इन गैसेस के बीच में सेटअप करती है? बिल्कुल है, वो मैं लिख देता हूं, कई बार आपके काम भी आएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इन सॉलिड and range of alpha particle in gas is given by। ये रिलेशन क्या है प्यारे बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए, मैं बता भी देता हूं आपको। जैसे मान लो सॉलिड की अंदर जो रेंज है किसी अल्फा पार्टिकल को, उसे हम RS से लिख रहे हैं, ये जो रेंज का मैंने फार्मूला बताया ना, वो ठीक वैसे ही। और 0.3 आप लिखते जरूर रहें, ये रेंज के तहत ही है। 2R और A की जो पावर है 1/2 रो डेंस, ये इतनी मीटर होती है, ये भी मीटर में ही है, ऐसा यूनिट में ले रहे हैं। तो ये भी हमारे पास एक और महत्वपूर्ण फार्मूला आ गया। एंड R इट इज द रेंज of the alpha particle in air and it is the range of the alpha particle in solid। और इसमें तमाम चीजें आपको पता है कि ये क्या है, देखिए ये क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये उस सॉलिड की डेंसिटी है जिसमें अल्फा पार्टिकल्स मूव कर रहा है। और ये जो A है ना, ये है एटॉमिक नंबर ऑफ सॉलिड। तो प्यारे बच्चों इस तरह से जब आप लिख के आएंगे ना, तो सबसे अधिक आपको नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि आपने समझ करके लिखा है, आपने बुक की लैंग्वेज नहीं लिखी, आपने पहले अच्छा डायग्राम बनाया है, अच्छी तरीके से उसको समझा है। और जिन स्टूडेंट्स को ये समझ में आया है एक बार में, वो कमेंट्स जरूर करें, बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आप नए हैं, पहली बार ही देख रहे हैं, तो इस तरह के तमाम जो टॉपिक्स हैं उनको हमने समझा रखा है, आपसे सिलेबस से संबंधित, यूनिवर्सिटी एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित, तो उनको भी देखना है। तो इन दोनों चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर प्यारे बच्चों हमारे पहले से ही सिंसियर स्टूडेंट्स हैं और रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, तो फिर लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें और बताएं कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। और ऐसे ही प्यारे बच्चों आप पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, तब तक आप सभी रेगुलर एंड सिंसियर एक्टिव स्टूडेंट अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।